नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार संसद को लेकर क्या क्या कानून हैं। हमने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा मिलकर भारत का संसद बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है और भारत का संविधान इनको लेकर क्या कहता है। तो देखते हैं सबसे पहले आज के वीडियो में आर्टिकल 89। हमेशा की तरह सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 89, अनुच्छेद 89 की भाषा, और उसके बाद आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी कि यह अनुच्छेद क्या कहता है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। Article 89 reads, The chairman and deputy chairman of the Council of States, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। The vice president of India shall be the ex officio chairman of the Council of States. भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, the vice president of India, वो ex officio मतलब वाइस प्रेसिडेंट होने की कैपेसिटी के कारण अपने आप ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। देखिए, जब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या काम है, उनके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो हमने अलग अलग वीडियोस में देखा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका संविधान के अनुसार भारत के पूरे सरकार चलाने में क्या भूमिका है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 89, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भूमिका तय करता है और कहता है कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी व्यक्ति भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बनते ही उनका काम होगा अपने आप ही एक्स ऑफिशियो, उनके वाइस प्रेसिडेंट पद पे होने के कारण वे राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। आगे, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल as soon as may be choose a member of the council to be deputy chairman thereof, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में चुनाव कर कर जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने आप में से किसी एक मेंबर को डेप्यूटी चेयरपर्सन मतलब उपाध्यक्ष घोषित करेंगे। And so often as the office of deputy chairperson becomes vacant, the council shall choose another member to be deputy chairman thereof. और यदि ऐसा कोई समय होता है कि जब उपाध्यक्ष किसी कारण से अपने ऑफिस में नहीं होते, मानिएगा कि कोई टेम्पररी वैकेंसी होती है या किसी भी कारण से वो उपलब्ध नहीं होते, तो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो अपने आप में फिर से जल्दी से चुनाव कर कर उस वैकेंसी को फिल करेंगे। मतलब कुल मिला के यदि हम बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष की, तो भारत के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो अपने आप ही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष के लिए राज्यसभा के सारे सदस्य मिलके सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलता है, मानिएगा 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करती हैं कि किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो पूरे राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो वोट करेंगे और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। और यदि उपाध्यक्ष के ऑफिस में किसी कारण से वैकेंसी होती है तो फिर से सारे सदस्य मिलकर चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे और किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 90, जो आर्टिकल 89 में कही बात को ही आगे बढ़ाता है। तो अनुच्छेद 90 क्या पढ़ता है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। किसी भी कारण से यदि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के ऑफिस में या तो किसी कारण से वैकेंसी होती है या वो रिजाइन कर देते हैं या उनको हटाया जाता है, इस संबंध में संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 90 सब क्लॉज ए रीड्स, अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के मेंबर की पोजीशन पर है, शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से राज्यसभा की सदस्यता खोता है तो फिर वो व्यक्ति उपाध्यक्ष नहीं रह सकता। मानिएगा कि जो व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं उनको पूरे सदस्यों ने मिलकर उपाध्यक्ष चयन किया है, अब यदि किसी भी कारण से वो अपनी राज्यसभा की सदस्यता से ही हाथ धो बैठते हैं किसी भी कारण से, तो वो फिर उपाध्यक्ष की पोजीशन पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे ही वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते वैसे ही उनकी उपाध्यक्ष की जो पोजीशन है उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा, अब वो उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। बी, may at any time by writing under his hand
addressed the chairman resign his office. दूसरी कंडीशन ये है कि यदि जो व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, यदि उन्हें लगता है कि मुझे इस ऑफिस में नहीं रहना, वो किसी भी कारण से रिजाइन करना चाहते हैं, तो वे लिखित में अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेंगे? वो चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज कैपेसिटी एज अ चेयरपर्सन, तो राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब चेयरपर्सन को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं। एंड सी may be removed from his office by resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council। और यदि राज्यसभा के सदस्यों को ये लगता है कि किसी भी कारण से राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको हटाया जाना चाहिए, तो इसके लिए वोट होगा। और उस समय जब वोट होता है, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित होंगे, यदि वो सिंपल मेजॉरिटी से मतलब 50% से ज़्यादा मेंबर्स जितने प्रेजेंट हैं, उनमें से 50% से अधिक मेंबर्स यदि ये वोट डालते हैं कि उपाध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। इसमें एक बात, इसका प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको जल्दी से देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। यदि उपाध्यक्ष को हटाए जाने के लिए वोट किया जाना है, तो इसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जो है वो सर्कुलेट करना चाहिए। देखिए, होता ये है कि एक निश्चित मेंबर्स की संख्या है, मानिएगा 10 मेंबर्स, इसके लिए अलग अलग पार्लियामेंट ने रूल्स बनाए हैं और ये अलग अलग समय पर संशोधित होते रहते हैं। मानिएगा कि 10 मेंबर्स का यदि रूल है कि 10 मेंबर्स को प्रपोज करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई वोट हो कि उपाध्यक्ष को हटाया जाए, और रूल कहेगा कि इतने मेंबर्स को कम से कम जो है इस मोशन को सेकेंड करना चाहिए। मानिएगा कि 10 मेंबर्स को इसको सेकेंड करने की ज़रूरत है, तो राज्यसभा के 10 मेंबर्स एक लिखित नोटिस देंगे कि हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष को हटाया जाए, और बाकी 10 मेंबर्स इस पे साइन करके कहेंगे कि हाँ, हम सहमत हैं, हम सेकंड कर रहे हैं कि ये मोशन लाया जाए और इस पर वोट कराया जाए कि उपाध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए। तो कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब ये जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी, ये नोटिस सर्कुलेट होने के बाद, राज्यसभा सदस्यों के बीच में नोटिस सर्कुलेट होने के कम से कम 14 दिनों के बाद ही इस पर वोटिंग की जा सकती है। अब जब वोटिंग का दिन आता है, तो सारे राज्यसभा के मेंबर्स जो उपस्थित हैं वो इस पर वोट करेंगे, और उनमें से उपस्थित मेंबर्स में से यदि 50% मेंबर्स जो हैं वो कह देते हैं कि उपाध्यक्ष को हटाया जाए, तो उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसमें 2 बारीक बातें ध्यान देने वाली हैं। वो ये कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चयन भी राज्यसभा के सदस्य करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, और इसलिए उनको हटाने का काम भी राज्यसभा के सदस्य करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। मतलब 50+ % से अधिक लोग यदि कहते हैं तो उनका चुनाव हो जाता है, और 50% से ज़्यादा सदस्य यदि कहते हैं कि हटाया जाए तो हट जाते हैं। दूसरी बात ये कि कोई कारण नहीं दिया गया है, ये नहीं कहा गया संविधान में कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष को किस कारण से हटाया जा सकता है। मतलब एक प्रकार से ये पूर्णतः राज्यसभा के ऊपर है और राज्यसभा के सदस्यों के ऊपर है कि किनको अपना उपाध्यक्ष बनाएं और कब उनको मेजॉरिटी वोट से हटा दिया जाए। अब देखते हैं आर्टिकल 91, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पावर्स एंड ड्यूटीज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहता है। Article 91 reads, power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the office of or to act as chairman। देखिए, अब ये तो समझ में आ गया कि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और उपाध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति जिसको राज्यसभा के सदस्य चयन करके लाते हैं। यदि किसी भी कारण से चेयरमैन मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष की ऑफिस में वैकेंसी आती है, अब ये किन कारणों से आ सकती है? एक तो ये कि हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में किसी कारण से वैकेंसी आती है, मानिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी एक लंबे टूर पर हैं, वो 5 महीने तक मानिएगा अलग अलग देशों का भ्रमण कर रहे हैं, भारत का संदेश लेके जा रहे हैं, तो वो 5 महीनों के लिए जो अंतरिम वैकेंसी होगी राष्ट्रपति के ऑफिस में, उनकी जगह पे कौन आ जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब उपराष्ट्रपति। या मानिएगा कि राष्ट्रपति की किसी कारण से तबीयत ज़्यादा खराब है और वो अपने प्रेसिडेंट होने की जो उनके ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, उनको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मानिएगा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है,
तो राष्ट्रपति के ऑफिस में जब वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के शूज में स्टेप इन करके उनके ऑफिस के फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी भरते हैं तो जब वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो वो साथ साथ राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रह सकते। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उपराष्ट्रपति, इनके ऑफिस के डिजाइन को संविधान के अनुसार समझना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अलग से संविधान के अनुसार कोई काम नहीं है, उनके दो ही काम हैं। जब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, और किसी कारणवश यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं वो अब राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रह सकते। ऐसे समय में राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, जो उपाध्यक्ष है, अब उनका प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से, और वो राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका अदा करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाई शॉर्ट में बात, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि भाषा क्या कहती है आर्टिकल 91 की। While the office of the chairman is vacant or during any period when the vice president is acting as or discharging the functions of the president, the duties of the office shall be performed by the deputy chairperson, or if the office of the deputy chairperson is also vacant, by such member of the council of state as the president may appoint for the purpose। यहाँ पे एक टेक्निकल बात है जो समझना जरूरी है। आर्टिकल 91 क्या कह रहा है कि किसी भी कारण से यदि राज्यसभा के अध्यक्ष का ऑफिस वेकेंट होता है, मतलब अभी राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो उस पोजीशन पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी भी और कारण से, या ऐसे समय पे जब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो भी मैंने आपको समझाया कि अब वो अध्यक्ष के काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, मतलब कौन से ऑफिस की? राज्यसभा के अध्यक्ष के ऑफिस की, शैल बी परफॉर्म बाय द डेप्यूटी चेयरपर्सन। तो जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष की जगह स्टेप इन करके अध्यक्ष की जो ड्यूटीज और पावर्स हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे। और इफ द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरपर्सन इज ऑल्सो वेकेंट, मानिएगा कि साथ में दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, मानिएगा किसी कारण से दोनों की मृत्यु हो जाती है, उपाध्यक्ष भी नहीं होते, तो फिर राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका कौन अदा करेगा? आर्टिकल 91 सब क्लॉज 1 कहता है कि यदि ऐसी स्थिति आती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते तो राज्यसभा के किसी ऐसे सदस्य को जिन्हें प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति इस पर्पस के लिए अपॉइंट करते हैं, वो अध्यक्ष की भूमिका अदा करेंगे। अब ये बात समझना जरूरी है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते तो अनुच्छेद 91 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि राज्यसभा के ही किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कुछ समय के लिए वो वैकेंसी भरने के लिए अपॉइंट किया जाए। लेकिन 91 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इसकी भाषा पढ़ती हूं और 91(1) और 91(2) में क्या अंतर है वो समझाने की कोशिश करती हूं। ड्यूरिंग द एब्सेंस, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस। 91 सब क्लॉज 1 में क्या शब्द यूज हुआ था? वैकेंसी। 91 सब क्लॉज 2 में क्या शब्द यूज हुआ है? एब्सेंस। अब यदि एज ए ले पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, जब वो 91 को पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वैकेंसी और एब्सेंस इसमें क्या अंतर है। इसमें एक बड़ा लीगल अंतर है जिस पर मैं आऊंगी, पर पहले भाषा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग of the Council of States, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall act as the chairman। देखिए, वैकेंसी तब होता है जब कुछ निश्चित समय के लिए ऑफिस में कोई व्यक्ति नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि मृत्यु हो जाने के कारण, तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण, या किसी लंबे समय तक बाहर के दौरे के कारण, और भी कोई सर्कमस्टांस हो सकती है, कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है। मानिएगा कि अध्यक्ष के अपने घर पे कोई उनकी पर्सनल डिफ़िकल्टी है, वो कहते हैं कि मैं 2 महीने तक के लिए ऑफिस नहीं आ सकता या आ सकती, तो ये होगा वैकेंसी। एब्सेंस का मतलब है कि राज्यसभा की आज कोई मीटिंग है और आज की मीटिंग में अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, तो वो उनकी ऑफिस में वैकेंसी नहीं है, वो केवल उस दिन उस मीटिंग में नहीं जा सकते। तो यदि किसी दिन राज्यसभा की किसी मीटिंग में उनके अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 के अनुसार उस दिन मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? जी हाँ,
उपाध्यक्ष। अब सवाल उठता है कि यदि मीटिंग में उस दिन किसी कारण से उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? 91 सब क्लॉज 2 कहता है कि एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल। देखिए, सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी गई, संविधान तो है ही, लेकिन संविधान के बाद राज्यसभा और लोकसभा के लिए अपने अपने रूल्स भी हैं। राज्यसभा के रूल्स हैं जो इन सारी चीज़ों पर और प्रकाश डालता है। तो राज्यसभा के रूल्स बताएंगे और यूजुअली ये होता है कि राज्यसभा के रूल्स कहेंगे कि जो भी राज्यसभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं वो अध्यक्षता करेंगे, वो किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुकात रखते हों। लेकिन किसी कारण से मानिएगा कि रूल्स सस्पेंडेड हैं या रूल्स इस बात पर प्रकाश नहीं डालते, तो रूल्स जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनसे यदि पता नहीं चलता कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। फिर ऐसे में क्या कहता है आर्टिकल 91 सब क्लॉज डी, और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, मानिएगा कि रूल्स ने कह दिया सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर, पर उस दिन किस्मत से सीनियर मोस्ट मेंबर भी उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या होगा? सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द काउंसिल शैल एक्ट एज द चेयरमैन। तो फिर जल्दी से राज्यसभा वोट करेगी और उस दिन जिसको भी तय करेगी कि आज आपको मेजॉरिटी से जिताया जाता है, आप अध्यक्षता कर लें, तो वो व्यक्ति अध्यक्षता करेंगे। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। आपको ये ज़रूर बहुत कानूनी साउंड कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये कितना लीगल है, कितना लीगल जार्गन है, लेकिन एक बात तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि समझिएगा कि संविधान बनाने वालों ने कितनी बारीकी से इस बात पर विचार किया कि यदि अध्यक्ष नहीं होते तो उनकी जगह उपाध्यक्ष मीटिंग लेंगे, उपाध्यक्ष नहीं होते तो राज्यसभा के जो भी रूल्स हैं, जो यूजुअली ये कहते हैं कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के कानून और भी अलग अलग रूल्स जो है वो राज्यसभा समय समय पर बदलती रहती है, तो एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से जिसको भी तय किया जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ना होने के कारण फलाना व्यक्ति जो है वो अध्यक्षता करेंगे, और वो व्यक्ति भी यदि नहीं है तो फिर राज्यसभा जल्दी से वोट कर तय कर लेगी कि आज जो है वो कौन मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। ये हुई बात एब्सेंस की। यदि वैकेंसी है मृत्यु के कारण, अनअवेलेबिलिटी के कारण, पर्सनल रीजन के कारण या तबीयत ठीक ना होने के कारण, तो हमने देखा कि यदि चेयरमैन नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे। अब ये बात समझना ज़रूरी है, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि यदि वैकेंसी है ऑफिस में तो राज्यसभा के मेंबर्स ही डिसाइड कर लें, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष की पोजीशन है वो एक संवैधानिक पोजीशन है, एक महत्वपूर्ण पोजीशन है। इसलिए भारत के संविधान ने वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को ये अधिकार दिया कि आप राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। यदि 1, 2, 5 महीने तक वैकेंसी है तो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, फिर सीधे प्रेसिडेंट को अधिकार होगा। अब यदि संविधान के वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जब ये तय करेंगे कि वैकेंसी के समय पर राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को अपना अधिकार है कि जिसको मन करें उनको राज्यसभा का अध्यक्ष बना दें। प्रेसिडेंट जो भी करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर करते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये जो कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे पता चलेगा कि क्या आप संविधान पढ़ रहे हैं, क्या सारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो भी एडवाइस करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे करते हैं। तो एक प्रकार से जब राज्यसभा के अध्यक्ष को अपॉइंट करने का सवाल आएगा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो और ऑफिस में वैकेंसी हो, एब्सेंस नहीं वैकेंसी हो, तब प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि मिनिस्टर जो उनको एडवाइस करेंगे उनके हिसाब से वैकेंसी भरी जाएगी। ऑफ कोर्स फिर जैसे यदि मानिए कि वैकेंसी कितनी लंबी है, यदि मृत्यु हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फिर से चुनाव होगा, और जो भी व्यक्ति नए वाइस प्रेसिडेंट बनकर आएंगे फिर वो जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अपना ओथ लेंगे, और जो वैकेंसी पे थे वो स्टेप डाउन करेंगे और नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करेंगे। और जब नए व्यक्ति जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ओथ लेते हैं तो फिर से राज्यसभा तय करेगी वोटिंग के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, कि उपाध्यक्ष कौन बनेगा, और यह प्रक्रिया क्रमशः चलती रहेगी। बस चलते चलते एक आखिरी आर्टिकल, एक छोटी सी बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर संविधान क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 92, द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from his office is under consideration। मतलब यदि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए राज्यसभा में
कोई प्रक्रिया चल रही है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ये प्रक्रिया चल रही है, यदि अध्यक्ष के खिलाफ तो अध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष के खिलाफ तो उपाध्यक्ष, जब ये प्रक्रिया उनको हटाने की चल रही है तो मानिएगा पूरी वोटिंग होना है, तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में यदि चेयरमैन के खिलाफ है तो चेयरमैन या अध्यक्ष जो है वो राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकते। यदि उपाध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है तो उपाध्यक्ष जो है वो उस मीटिंग में उपाध्यक्ष के रूप में चेयरमैन नहीं बन सकते। क्यों? देखिए, इसके पीछे का बड़ा सिंपल रूल है कि यदि मुझे हटाया जा रहा है तो उस मीटिंग में मैं जो है वो अध्यक्षता नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने ही केस में जज नहीं बन सकती हूँ। खैर, कई लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि फिर जस्टिस गोगोई जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके खिलाफ में जब मामला आया था तो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने खुद अपने मामले में सुनवाई करी? ये एक बड़ा सवाल है और कई कानून के जानने वालों ने इस बात की कड़ी आलोचना भी करी कि एक प्रकार से ये एक डिविएशन था, ये नहीं होना चाहिए था। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में कोई केस था तो उन्हें अपने केस में खुद जज बनने का अधिकार नहीं है। तो वही जो उसके अंडरलाइंग फंडामेंटल रूल है कि यदि आपके खिलाफ में कोई मोशन है तो आप उसकी सुनवाई में नहीं बैठ सकते, इसी बात को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है आर्टिकल 92 में। एट एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा की किसी भी मीटिंग में, सिटिंग में, while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration, किसी ऐसी बैठक में जहां पे राष्ट्रपति को हटाने की बात चल रही है, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, या उपाध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है, the deputy chairman shall not, though he is present, preside, मतलब वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन या उपाध्यक्ष दोनों ही उस मीटिंग में प्रेजेंट तो रह सकते हैं लेकिन चेयरमैनशिप नहीं दिखा सकते, अध्यक्षता उस मीटिंग की नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति के खिलाफ चल रही है सिर्फ वही व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकते। मानिएगा उपाध्यक्ष के खिलाफ यदि कोई रेजिग्नेशन रिमूवल का चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्षता करेंगे लेकिन उपाध्यक्ष अब उस मीटिंग में उपाध्यक्ष के तौर पर नहीं बैठेंगे। एंड वाइस वर्सा, यदि चेयरमैन के खिलाफ में चल रही है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष उस मीटिंग में उपाध्यक्षता करेंगे। एंड preside, and the provisions of clause 2 of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman or as the case may be the deputy chairman is absent। कुल मिला के मेन बात, जिस व्यक्ति के खिलाफ चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उनको हटाने की, उस पर्टिकुलर मीटिंग में वो अध्यक्षता या उपाध्यक्षता नहीं कर सकते। और उनकी जगह पे कौन करेगा, इसके लिए पहले वाले आर्टिकल में जो क्रमशः दिया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। आर्टिकल 92 सब क्लॉज 2 कहता है द चेयरमैन शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration in the council, but notwithstanding anything in article 100 shall not be entitled to vote on such resolution or on any other matter during such proceedings। आखिरी बात आज के इस वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस मीटिंग में प्रस्तुत रह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अध्यक्षता या उपाध्यक्षता नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते। यदि किसी भी कोई सवाल उठता है और उस पर राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं, तो यदि आपके खिलाफ में मोशन चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो आप अध्यक्षता नहीं करेंगे, आप वोट नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट रह सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात जो है वो पटल पर ना सिर्फ बोल सकते हैं पर और बाकी सारे तरीकों से प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अध्यक्षता नहीं कर सकते और वोट नहीं डाल सकते। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर ये 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे अपॉइंट होंगे, उनके क्या पावर्स होंगे, यदि वो ऑफिस में नहीं होंगे तो कैसे उस वैकेंसी या एब्सेंस की भरपाई होगी, इन सभी पर डिटेल में बात करते हुए ये 4 आर्टिकल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई या आपके कोई सवाल हैं, हमेशा की तरह मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।